मेरी ओर देखकर बोले, तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। बहुत बढ़िया। बताइए, ऐसे ही हमारे मस्तिष्क। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले, हे भगवान, तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा, हे भगवान, मैं भी तंग आ गई हूँ ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले, भगवान जी, मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। पर हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, और मैं आप सबको बताती हूँ कि हम महिलाएं जब तक अपनी सास ननद की निंदा नहीं कर ले, हमारी रोटी हजम नहीं होती थी। ये सच्चाई है। मैं जब शैलेश जी के प्रोग्राम में गई वाहवा में, तो वो बोले कि जो तुम अपनी सासू माँ की बुराई करती हो वही सुना दो। मैंने कहा, शैलेश जी, घर जाकर दरवाजे पर ही रोक लिया जाएगा। बोले, नहीं, यही सुनाओ। तो देखिए मैंने क्या सुनाया। जब सुनाकर आई तो मेरी ननद दरवाजे पर मेरी सेवा करने के लिए खड़ी थी। मैंने क्या सुनाया, देखिए, जब पुराना वक्त याद कीजिएगा, उस वक्त क्या होता था कि अगर पड़ोस में कहीं कथा हो, कहीं जागरण हो, तो जो घर की बुजुर्ग महिला होती है वो बेटियों को, बहुओं को, सबको लेकर वहां जाती थी। तो ऐसी ही एक आपको 4-6 पंक्तियां सुनाती हूँ, मंच का भी ध्यान। कि एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, एक दिन मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, जेठानी गए पड़ोस में जहाँ पंडित जी सुना रहे थे मोक्ष की कहानी। पंडित जी ने कहा, जिसने स्वर्ग जाना है, मेरे ओम बोलते ही उसने हाथ उठाना है। और फिर पंडित जी ने जो ही ओम का जाप लगाया, मैं, मेरी सास, ननद, देवरानी, सब ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैंने देखा इधर उधर, तत्काल अपना हाथ पीछे सरकाया। मैंने सोचा, चतुराई से काम लेने का जमाना है, ये सास, ये ननद स्वर्ग चली जाए, मेरा स्वर्ग तो यहीं हो जाना है। तो देखिए, सास ननद की बात तो तब आती है जब हमारा विवाह हो जाता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। पवन जी ने बहुत आग्रह किया था कि बलजीत जी अपनी विवाह की जो पहले की घटना है वो जरूर सुनाइएगा। तो देखिए, मैं तो ग्वालियर की बेटी हूँ। आज की तरह ये मोबाइल युग तो था नहीं। पहले ज़माने में क्या होता था कि पड़ोसियों को भी पता होता था कि फला के घर में आज लड़की वाले या लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तो ऐसा ही किस्सा हमारे घर में भी हुआ, और हम तो खानदानी सरदार हैं सर। और बात को समझिएगा, हम खुद पर ही हंस लेते हैं, कहीं जाते नहीं। आप लोगों के यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो लड़का ढूंढा जाता है, हम लोगों के यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो सरदार ढूंढा जाता है। और ऐसे ही जब मैं बड़ी हुई तो मेरे घर में भी सरदार ढूंढा और वो हमें देखने आए। अब देखिए, पवन जी बड़े खुश होते हैं इस घटना से। अब एक सरदार जी हमें देखने आए। जैसे ये टेबल रखा हुआ है ना, ऐसे ही टेबल बिछा हुआ था। सामने सरदार जी बैठे थे, इधर मैं बैठी थी, इधर मेरी माँ और इधर मेरे पापा। कुछ मिनट हुए, मेरी माँ उठ के रसोई में गई, और जो मेरे पापा 20 साल तक मैंने रसोई में जाते नहीं देखे, मेरे पापा भी मम्मी के पीछे पीछे उठ के रसोई में चले गए। अब टेबल पर सामने सरदार जी, मैं और चाय की प्याली। सरदार जी चाय पीते जाए, कुछ बोले ही नहीं। अब मेरे से रहा नहीं गया, मैं समझ गई कि यहाँ बातचीत करने के लिए बिठाया है। गीता जी, मैं ही डरते डरते बोली। मैंने कहा, सरदार जी आप कितने बहन भाई हो? मैंने डरते डरते पूछा कि सरदार जी कितने पैण परा हो? वो भी डरे हुए थे, बोले बहन जी अभी तक तो एक भाई था। मैंने कहा ठीक है, अभी तक आपने मेरे को बहन कह दिया तो मैं अब आपकी दूसरी बहन हो गई। सत श्री अकाल। अब क्या हुआ कि पूरे मोहल्ले को पता लग गया कि जो लड़का देखने आया था उसने बहन जी बोल दिया। अब जो कोई मुझे मिले वो कहे, जेड़ा मुंडा वेखण आया सी वो भैन जी बोल गया तेनू। पूरे मोहल्ले में चर्चा हो गई। थोड़े दिनों में एक दूसरे सरदार जी आए,
फिर से वही किस्सा दोहराया गया। अरुण जी, आप तक का सफर तय करना है। फिर से वही किस्सा दोहराया गया। फिर से चाय की टेबल पे चाय की प्याली। ये सरदार जी और महान थे। ये सरदार जी 2 प्याली चाय पी गए, कुछ नहीं बोले। मैं इस बार और ज्यादा डर रही थी, डरते डरते बोल गई, वीर जी कुछ तो बोल दो। अब वो खड़े हो गए, बोले भैन जी राखी वाले दिन आ जावांगा ससुरी का। आप परेशानी देखिए, उस समय पड़ोसी भी सलाह दिया करते थे और हम मान लिया करते थे। हमारे सारे पड़ोसियों ने रिश्तेदारों से मेरे मम्मी डैडी को कहा कि इस लड़की को किसी भी लड़के के सामने मत बिठाओ अकेले, वरना ये वीर जी बोल देगी, सामने वाला भैन जी बोल देगा, इनकी कभी शादी नहीं होगी। बोले मेरे पापा मम्मी बोले फिर की करिए? बोले इनकी ना जो आपको लड़का पसंद हो शादी कर दो। आप जी मेहरौली दिल्ली के जो एक सरदार जी हैं, मेरे माता पिता ने पसंद किए और हमें बिल्कुल अकेले कमरे में नहीं बिठाया गया। हकीकत बता रही हूँ, हमारी शादी कर दी गई, लेकिन असली समस्या शुरू हुई अब। कब तक नहीं बिठाओगे? अब बड़ी देर हो गई जब हम डरते डरते हमको बिठा दिया गया। बोले वीर जी नहीं बोलना, बोले भैन जी नहीं बोलना। हम दोनों बिल्कुल डरते रहे कि वीर जी नहीं बोलेंगे, भैन जी नहीं बोलेंगे। तो सरदार जी ने बड़ी देर बाद कहा कि गाना आता है? मैं भी डरते डरते बोली एक आता है। बड़े संस्कारी थे हम, बोले चल फिर गाना सुना दे। और जो मुझे गाना आता था वो था भैया मेरे। बोले चुप हो जा मेरी माँ। तो इस तरह से हमारी जिंदगी चली और फिर हम गए शिमला। ये आज का युग जाता है सिंगापुर, लेकिन हम गए शिमला। और देखिए वहाँ जाकर क्या किस्सा हुआ। शिमला जब हम गए तो हमारे जो पति देव हैं सरदार जी, उन्होंने कहा ड्राइवर को कि तू परे हट, तू गाड़ी नहीं चलाएगा। मैंने कहा फिर गाड़ी कौन चलाएगा? बोले गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू नाल वाली सीट पे बैठ जा। अब दृश्य शुरू होता है, सीन देखिए कि शिमला की पहाड़ियों में हम चल पड़े। ड्राइविंग सीट पर सरदार जी, 60 वाली सीट पर मैं। सरदार जी ने मोड़ काटा, ऐसा मोड़ काटा लगा खाई में गिर जाएंगे। मैं डर गई, मैं बोलने वाली थी कुछ लेकिन नहीं बोली। नई नवेली दुल्हन कुछ नहीं बोलती ना, पहले पहले तो चुप रहती है। दूसरा मोड़ काटा, फिर खाई में गिरने लगे। मैं फिर बोलने को हुई, फिर सोचा सारी उम्र पड़ी है बोलने को, अभी चुप रहे। तीसरा मोड़ काटा तो कार खाई में गिरने लगी थी, एक पहिया उतर गया। लोगों ने कार निकाली, अब मुझसे नहीं रहा गया। अब मैं बोली, मैंने कहा सरदार जी आपको पता नहीं चलता, आपको बिल्कुल डर नहीं लगता, कार खाई में गिर जाती तो कैसे मोड़ काटते हो आप? अब सरदार जी का जवाब सुनो। बोले मैनू बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं कहा क्यों? बोले जब मोड़ आता है मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, कट गया तो सतनाम नहीं थे वाहिगुरु जी। बहुत अच्छे। वो दिन आज का दिन हम अब सरदार जी को गाड़ी नहीं चलाने देते हैं। सच कह रही हूँ आपको, कौन गाड़ी चलाने दे, अपनी वाहिगुरु जी करा ले। और ये लंबा सफ़र है, लेकिन आज मंच पर बहुत अच्छा लगा। नन्ही नन्ही बेटियाँ, हकीकत जानिए, नन्ही नन्ही बेटियाँ जब कभी तबले पर, सिंथेसाइज़र पर और ड्रम पर थीं, बहुत खुशी हुई। उन बेटियों के लिए कहती हूँ 4 पंक्तियाँ अरुण जी, कि चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियाँ, चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियाँ, फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियाँ, लोगों से एक घर भी नहीं संभलता, 2-2 घरों को चलाती हैं बेटियाँ। फूलों सा खिलखिलाती हैं बेटियाँ, चिड़ियों सा चहचहाती हैं बेटियाँ, दीवारों से बनते हैं सिर्फ मकान, उन मकानों को घर बनाती हैं बेटियाँ। और बेटे नाराज ना हो जाएं, 2 पंक्तियाँ उनके लिए भी कहूँगी कि कभी कभी जब दुख भरे क्षण आते हैं ना, दुख भरे क्षणों में कमज़ोर होकर रो देती हैं बेटियाँ, पर बेटे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। कमज़ोर होकर रो देती हैं बेटियाँ, पर बेटे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। कब संभाल लेते हैं ये जिम्मेदारी, पता ही नहीं चलता ये बेटे कब बड़े हो जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम दिखाया गया पवन जी।
और उनके जो ट्रेनर हैं, मतलब शिक्षक या ट्रेनर जो भी कहूँ, मैं उनको साधुवाद देती हूँ। और साधुवाद इसलिए देती हूँ, कौन है आज के ट्रेनर्स यहाँ बैठे हैं? हाँ, ठीक है। ट्रेनर्स के लिए मैं इसलिए तालियां बजवाना चाहती हूँ क्योंकि आज के युग में हम बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, तो उनसे आपने इतना काम कैसे करवा लिया? रियली रियली आपको साधुवाद। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। क्या और देखिए, हमारा युग, अगर आप सब जो बैठे हुए हैं पुराने अगर याद करें तो हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं थी। पवन जी, हाँ, हमारे देश में बहुत सारी प्रथाएं थी जो लुप्त हो गई, और अच्छा हुआ वो लुप्त हो गई। वो बुरी थी, जैसे सती प्रथा लुप्त हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि बुरी प्रथा थी, गलत प्रथा थी। सबको जीने का अधिकार चाहिए। उसी तरह से हमारे समाज में ही आई दहेज प्रथा। धीरे धीरे शिक्षा ने इसे खत्म किया। होना चाहिए, दहेज के लिए किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ये प्रथा खत्म हुई, अच्छा हुआ। फिर एक प्रथा बुरी चल पड़ी, कोख में लड़कियों को मारने की प्रथा। वो प्रथा भी खत्म हुई, अच्छा हुआ। सबको, भ्रूण को भी, कोई भी हो वो, उसको जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन इन सब प्रथाओं में एक ऐसी प्रथा बंद हो गई जो बहुत अच्छी प्रथा थी, और वो बंद हो गई। और आप सबको लगेगा कि वो, मैंने सच बोला कि वो प्रथा बंद होने का आज हम बहुत नुकसान भुगत रहे हैं। शिकोहाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में बैठकर बोल रही हूँ कि वो प्रथा थी बच्चों को कूटने की प्रथा। हाँ, देखिए, ये जिन्होंने ताली बजाई है ना, ये सब बैठे या खड़े हुए हैं, इन सब से पूछ लेना मैडम, ये सब कुट कुट कर बड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ अगर मैंने सच बोला हो। बिल्कुल 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 सच की कविता सुना रही हूँ कि कूटने की इस प्रथा का, कूटने की इस प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा उस वक्त कक्षा का मास्टर उठाता था, क्योंकि मैं भी टीचर रही हूँ, ऐसा ही हमने भी किया था शुरू में। कूटने की प्रथा का सबसे ज्यादा फायदा मास्टर उठाता था, और शोर करती कक्षा में घुस के 2 को कूट दिया, पूरी कक्षा में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। क्या बात है, वाह। ऐसा होता था ना? बिल्कुल। और फिर मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे, वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे। मास्टर जी के जाने के बाद जो नहीं कुटे, वो कुटने वालों को चिढ़ाते थे। लेकिन हम भी मुस्कुरा के कपड़े झाड़ के खड़े हो गए, कभी डिप्रेशन में नहीं आते थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और घर जाकर, पवन जी आप भी कुटे हो गए, लेकिन सच्चाई बता रही हूँ, घर जाकर माँ बाबू को अपने कुटने की बात हम कभी नहीं बताते थे, क्योंकि अगर बता दिया तो वहां से 2 और पड़ जाते, बापू द्वारा फिर कूट दिए जाते थे। ऐसा ही होता था ना? बिल्कुल। और देखिए, हमारा जो छोटा बहन भाई होता था, वो शिकायत घर पहुंचाते थे उस वक्त, है ना? अब छोटे बहन भाई ने घर जाके कहा, अम्मा इसको मास्टर जी ने मुर्गा बनाया, आज इसको मास्टर जी ने कूटा। ये शिकायत जब छोटे बहन भाई लगाते थे, यकीन मानिए हमें वो छोटा और छोटी में ललिता पवार और प्रेम चोपड़ा नजर आते थे। बिल्कुल। और कई बार तो माँ ने बुआ के जाने के बाद बेटे को इसी बात पे धर दिया, बुआ जब बड़ा नोट दे रही थी नेक में, तूने वापस क्यों कर दिया? मैं सच बोल रही हूँ। कई बार रिश्तेदारों के जाने के बाद माँ ने बच्चे को इसी बात पे धर दिया, बुआ जब नेक में बड़ा नोट दे रही थी, तूने वापस क्यों कर दिया? और जिस घर में 2 जुड़वा हो, वहां तो अद्भुत नजारा हो जाता था। गलती एक ने करी, कूट दूसरा दिया जाता था। और देखिए, सच बता रही हूँ, उस वक्त अगर बच्चों को इश्क का बुखार चढ़ जाता था, बहुत सारे लोग याद करिएगा, उस वक्त अगर बच्चों को इश्क का टीनेज में बुखार चढ़ जाता था, यकीन मानिए आधे ऐसे होंगे जिन्होंने भुगता होगा। उस वक्त अगर टीनेज बच्चों को इश्क का बुखार चढ़ जाता था, तो माँ की चप्पलों से फौरन उतर जाता था।
और देखिए, बिल्कुल सच घटना बता रही हूँ कि कुटाई ऐसी चीज थी, किनको समर्पित करूं, जितने बुजुर्ग बैठे हैं सर, कुटाई ऐसी चीज थी, कुटने के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। कुटने के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। और आप पूछेंगे दृष्टिकोण कैसे बदला, तो देखिए मैं अगली पंक्ति दे रही हूँ। कुटने के बाद जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता था। जिस लड़की को कल प्रेम पत्र दिया था, उसके भाइयों से कुटाई खा के अगले दिन उसी से राखी बंधवाता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही होता था ना। हाँ। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कविता समापन की ओर ले जा रही हूँ क्योंकि समय कम है, समय की मर्यादा। जी। और देखिए, ये कूटने का मतलब कि जूता, डंडा, सोटा, झाड़ू, ये सब कूटने के हथियार थे। ये मुझे इसलिए पता है कि मैंने भी अपने बच्चे इसी से कूटे कि जूता, डंडा, सोटा, झाड़ू, ये सब कूटने के हथियार थे। और उस वक्त के बच्चों को कूटने के मोहल्ले वालों को भी अधिकार थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, वाह वाह। आज की डेट में तो कोई शिकायत नहीं कर सकता बच्चे की। उस वक्त मोहल्ले वालों को भी कूटने के अधिकार थे। और उस वक्त अगर मोहल्ले वालों का भी डर इस कदर सताता था कि कोई मोहल्ले वाला दिख जाए तो बच्चा जलती हुई बीड़ी बुझाता था। वाह। और अब जो अगली पंक्ति कहने जा रही हूँ, सभी बेटियों को समर्पित है। हम सब जो बेटियां बड़ी हुई, कि बेशक मेरे देश में, बेशक मेरे देश में लड़कियों को कूटा नहीं जाता था। हमें कूटा नहीं गया, है ना, क्योंकि हमें देवी माँ माना जाता था। लेकिन अगली पंक्ति देखिए, बेशक मेरे देश में लड़कियों को कूटा नहीं जाता था, लड़कियों की कुटाई नहीं की जाती थी, पर उन्हें माँ और बाबू द्वारा, माँ और पिता द्वारा भय की आंख दिखाई जाती थी। और उस भय की आंख हम बेटियों को इस कदर सताती थी, उस वक्त की कोई बेटी ससुराल से लड़कर मायके नहीं आती। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और मैं आपको सच कह रही हूँ कि डायनासोर की तरह लुप्त होती इस प्रथा को बचाइए। और आपका बच्चा भी जहाँ गलती करे उसे संस्कार देने के लिए 2 जरूर लगाइए। क्या बात है, वाह वाह। और आप सबके लिए 2 पंक्तियां, क्योंकि समय कम है, लंबी पारी फिर कभी, कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। क्या बात है। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत सारे। वाह।